गणतंत्र दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फरीदाबाद में और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी में फहराएंगे तिरंगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत चंडीगढ़ में प्रदेश सचिवालय का किया औचक निरीक्षण। कहा, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में किया क्लॉक टावर का उद्घाटन। कहा, विकास की ओर बढ़ते पलवल का करोड़ों रुपए की परियोजनाओं से किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बायोमेट्रिक मतदान प्रणाली को बताया अनूठा। कहा, देश में मतदाताओं का बायोमेट्रिक लेने की प्रक्रिया हुई शुरू, फर्जी मतदान को रोकने में होगा प्रभावी। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके बाद एट होम का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी में तिरंगा फहराएंगे। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण पानीपत में और परिवहन मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में तिरंगा फहराएंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णपाल पवार रोहतक, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह गुरुग्राम, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जींद और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विपुल गोयल पलवल में आयोजित समारोह में शामिल हो ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा चरखी दादरी, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा करनाल, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा यमुनानगर और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार सिरसा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव नू और राज्य मंत्री राजेश नागर झज्जर तथा राज्य मंत्री गौरव गौतम हिसार में आयोजित समारोह में तिरंगा फहराएंगे। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा सोनीपत में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा अंबाला शहर, रामचंद्र जांगड़ा फतेहाबाद, किरण चौधरी कैथल, सुभाष बराला कालावाली, कार्तिकेय शर्मा बिलासपुर, सांसद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र और सांसद धर्मबीर सिंह महेंद्रगढ़ में ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस के लिए तैयारियां की जा रही हैं। फरीदाबाद में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियों का आज जिला उपायुक्त और पुलिस कमिश्नर द्वारा जायजा लिया गया। इस दौरान फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें जिले के पुलिस बल, एनसीसी कैडेट सहित कई अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। इस समारोह में शहर के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि परेड को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल के एट होम कार्यक्रम को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। उन्होंने आम लोगों से गणतंत्र समारोह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। तो इसमें हमारी पुलिस की भी टुकड़ियां हैं, एनसीसी की भी हैं, स्कूल्स की भी हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों ने परफॉर्म करा और आशा यही है कि 26 जनवरी को भी काफ़ी हमारा बढ़िया फंक्शन रहेगा। बिल्कुल ही गवर्नर साहब का प्रोग्राम है। गवर्नर साहब फरीदाबाद में आ रहे हैं रिपब्लिक डे के लिए, तो उसमें सुरक्षा के लिहाज से सारी तैयारियां हमारी पूर्ण है। चाहे किसी भी जोन में हो या वेन्यू के आसपास में हो या ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सारी तैयारियां पूरी हैं। उससे मेरी अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आएँ। फरीदाबाद में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो कृपया करके पार्टिसिपेट करें और 26 जनवरी जो एक देश के लिए और हम सब के लिए काफ़ी बड़ा दिन रहता है, तो उसमें ज़रूर ही ज़िले लेवल के फंक्शन में आप आएँ। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 26 जनवरी के समारोह को लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से शहर के सभी होटल, रेस्ट हाउस में चेकिंग बढ़ा दी गई है और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। में जहाँ भी उनकी विजिट्स है, इंक्लूडिंग जो है मेन फंक्शन प्लस जो एट होम फंक्शन, सभी को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद पुलिस ने सुरक्षा के सभी चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। अभी आप जैसा देख लेते हैं, अभी इसकी रिहर्सल की गई है जो है, और कोई भी आदमी गड़बड़ ना करे, इसको लेकर हमने सभी व्यापक तैयारियां की हैं। ऑलरेडी इससे पहले ही 26 जनवरी को लेकर तो यहाँ पे जो है जो भी स्टे करने के प्लेसेस हैं, होटल्स, धर्मशाला इत्यादि और अन्य प्लेस है, वहाँ पे एक सघन तलाशी और चेकिंग अभियान जो है चलाया गया है कि कोई गलत आदमी जो है ना क्षेत्र में आके ठहर ना रहा हो, रुक ना रहा हो,
जो इंटेलिजेंस हमारा नेटवर्क है उसको भी गियर अप किया गया है कि कोई भी अगर बाहर से आदमी, गलत आदमी, कोई शरारती आदमी कहीं आया हो, रुका हो, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, कार्रवाई किया जा सके। भिवानी में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह भीम स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज अंतिम रिहर्सल की गई। रिहर्सल के दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति और अनेकता में एकता का संदेश संजोए शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अंतिम रिहर्सल में परेड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। मार्च पास्ट के दौरान परेड की टुकड़ियों ने मंच के सामने से गुजरते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। जिला उपायुक्त महावीर कौशिक ने समारोह स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी हैं। समारोह में स्कूली बच्चे शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेध आज्ञा के आदेश जारी किए गए हैं। समारोह स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में पाबंदियां लगाई गई हैं। गणतंत्र दिवस जिला प्रशासन द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें भव्य परेड है उसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस की टुकड़ी, होमगार्ड की टुकड़ी और एनसीसी की टुकड़ी ये कई दिन से रिहर्सल कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के बच्चों द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। तो एसडीएम साहब की अध्यक्षता में, देखरेख में और डीओ मैडम की देखरेख में जो बच्चे लगभग 1 सप्ताह से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रशासनिक जो तैयारियां हैं उनसे जो गणतंत्र दिवस है उसकी शोभा और बढ़ेगी और बड़ी धूमधाम से प्रशासन इसको मना रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले प्रदेश की 6 महिलाओं को गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इन महिलाओं को सम्मानित करेंगे। ये महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करते हुए समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी हैं। भिवानी जिले के गांव झरवाई की सरपंच कमला देवी को जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उनके बेहतरीन कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि भिवानी से 20 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव झरवाई की महिला सरपंच कमला देवी ने जल संरक्षण करने की मुहिम चलाई और घर घर जाकर सभी नलों को गलियों से घर में लगवाए तथा गली में पानी बर्बाद ना हो इसके लिए वॉल सिस्टम लगवाया गया। इस मुहिम में ग्रामीणों ने उनका भरपूर सहयोग किया। शुद्ध जल के लिए गांव के जल घर पर क्लोरीन युक्त सिलेंडर का भी प्रबंध किया गया ताकि गांव में साफ पानी सप्लाई हो सके। यही नहीं, पानी को लेकर अलग अलग स्लोगन भी दीवारों पर लिखवाए गए हैं। अपने कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए सरपंच कमला देवी ने बताया कि जब वो गांव झरवाई की सरपंच बनी तभी से जल संरक्षण की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही हैं। जल संरक्षण के लिए उन्होंने सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर लोगों को प्रेरित किया और जल जीवन के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगशाला में पानी का परीक्षण करवाया जाता है। इसी के चलते उन्हें 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री का आभार जताती हैं। सुविधा थी, जैसे पानी की लीकेज थी, कहीं पुरानी पाइपलाइनों को उखाड़ करके नई पाइपलाइन वहाँ पे बिछाई गई। जिस घर में पानी नहीं पहुँच रहा था उस घर में तक पानी की सप्लाई पहुँचाई गई। और जिस घर के आगे सामने मतलब टैप नहीं था, टूटी नहीं थी, पानी वेस्टेज हो रहा था, वहाँ पे टैप लगवाए गए, वाल लगवाई गई ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। गुणवत्ता को लेकर के वहाँ पर सैंपल लेकर के VWSC कमेटी के द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगशाला में समय समय पर सैंपल भेजे जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें स्पेशल गेस्ट के तौर पे जो लेटर हमें भेजकर इनवाइट किया है, तो हमें गर्व महसूस हो रहा है, बहुत प्रसन्नता फील कर रहे हैं हम। वहीं गांव झरवाई के निवासी भी सरपंच के इस कार्य से काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि सरपंच साहिबा ने उनके गांव का नाम रोशन किया है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अशोक भट्टी ने बताया कि उनके विभाग की एक टीम ने गांव में जाकर निरीक्षण किया था और जल संरक्षण एवं पानी की शुद्धता को लेकर किए गए उनके कार्यों से वे काफी प्रभावित हुए। लिखे सरपंच का यही बेनिफिट है, सबसे बहुत सालों में हमारे पढ़े लिखा सरपंच बने। पानी के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है। गांव में हर घर में पानी जाता है नल के, और हर टुट्टी के अंदर वाल लगी हुई है। कहीं भी हमारे पानी की कोई बर्बादी नहीं होती गांव में।
और सफाई के मामले में भी हमारा गांव बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा कार्य तो इनका ये हुआ कि वहाँ पे हर गांव में हर घर में पानी पहुँच रहा है। दूसरा, हर घर में जो कनेक्शन लगे हैं पानी के, उसमें टैप लगी हुई है, यानी टूटी लगी हुई है। पानी वेस्टेज ना के बराबर है। और वाटर वर्क्स भी इनका जो गांव का है वो बड़ी अच्छी सफाई है। और ग्राम सभा में भी इन्होंने अच्छे प्रस्ताव पारित किए कि जो पानी का वेस्टेज करेगा उस पर जुर्माना लगा जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड सशक्त और सुरक्षित भारत का संदेश देगी, जिसमें सेना के तीनों अंगों की एक संयुक्त झांकी देखने को मिलेगी। इस दौरान कर्तव्य पथ पर बीएसएफ के जवानों द्वारा हैरत अंगेज कारनामे भी प्रस्तुत किए जाएंगे। दर्शक सुबह से ही गणतंत्र दिवस की पूरी परेड का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर देख सकेंगे। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की शौर्य गाथा के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता की झलक भी देखने को मिलेगी। हम सबको जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है, जो परेड होती है, जिसमें कि हम देश अपनी सामरिक और आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, हर नागरिक को गर्व महसूस होता है। तो उस हिसाब से उसको पूरी तरह से पूरा उसको साफ सुथरा और एक एंगल उसका दिखाना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अब देखिए, परेड करते हुए जवान हमारे जब निकलते हैं, विशेषकर जो हमारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, कितने वो जोर शोर से वो परेड करती हैं। तो उसका एक उनकी पहलू है, एक जो उनका एक फीलिंग है, एक जो उनका दृश्य है, वो हर नागरिक को दिखाना बहुत आवश्यक होता है। मैं खुद से बचपन से हम लोग दूरदर्शन पे गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम, ये फंक्शन हम देखते रहे हैं और छोटे से ही अपने आप को ये बड़ा अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने भी इस बार ये कोशिश की है पहली बार के हम दर्शकों को ऐसा दिखाएं कि उसको लगे कि वो वहीं बैठ के देख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के चलते कल चंडीगढ़ स्थित प्रदेश सचिवालय का औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यालयों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। कार्यालय में स्वच्छ वातावरण होगा तो कार्य में गति आएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक असर पड़ रहा है। गांव को ओडीएफ मुक्त बनाया गया और स्वच्छता का दायरा बढ़ा। उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आसपास की जगह को भी साफ सुथरा बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। और सभी विभागों को भी इस बात के लिए आदेश दिए गए हैं, चाहे वो जिला स्तर के ऊपर हैं, उपमंडल स्तर के ऊपर हैं। सभी विभाग अपने अपने ऑफिसों के अंदर स्वच्छता अभियान चला करके जो वेस्टेज सामान है उसको निकालें, ताकि एक ऑफिस के अंदर अच्छा वातावरण हो। अच्छा वातावरण होगा तो बैठने के लिए भी मन करता है और लोगों के ऑफिस एक ऐसा कनेक्ट है आम पब्लिक का कि जब वहाँ पर आते हैं तो उनके काम, उनकी अपेक्षाएं होती हैं और जब वातावरण ऑफिस का ठीक होगा तो काम को भी गति मिलेगी। 2014 से पहले लोग लोटा लेकर के बाहर जाते थे, आज कोई व्यक्ति लोटा लेकर के बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं देता। ओडीएफ फ्री करने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो नीति थी, स्वच्छता अभियान को लेकर के थी कि हर घर में शौचालय होना चाहिए और उसको लेकर के, क्योंकि जब वातावरण ठीक होगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में 17 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर 50 लाख रुपए की लागत से बनाए गए क्लॉक टावर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। ये क्लॉक टावर शहर की सुंदरता को बढ़ाता है और रात के समय इसकी जगमगाहट एक अद्भुत नजारा पेश करती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पलवल शहर के सौंदर्यीकरण में पलवल नगर परिषद की ओर से एक नया सितारा जुड़ गया है। ये क्लॉक टावर पलवल शहर की पहचान बनेगा। ये टावर विकास की ओर बढ़ते पलवल की एक नई तस्वीर पेश कर रहा है।
उन्होंने बताया कि पलवल शहर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से वॉल पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। 6 करोड़ रुपए की लागत से नगर परिषद क्षेत्र को 6000 LED लाइट से चमकाया जाएगा। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए की लागत से नगर परिषद क्षेत्र की गलियों की मरम्मत करने का कार्य किया जाएगा। होडल व हथीन नगर पालिका क्षेत्र में भी LED लाइट लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पलवल जिला के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पलवल में भी उसी तेज गति के साथ विकास हो रहे हैं। आज 17 करोड़ की लागत में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्लॉक टावर है। 5 करोड़ की CSR से यहाँ की स्ट्रीट लाइटें हैं, LED लाइटें हैं, सड़कें हैं। ये तमाम तरह के 17 करोड़ के कामों का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ और ये विकास निरंतर पिछले 10 साल से लगातार मनोहर जी की सरकार हो, नायब जी की सरकार और आदरणीय मोदी जी की सरकार में लगातार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास के काम गति के साथ चल रहे हैं। पलवल नगर परिषद की सारी गलियां LED लाइटों से चमकेंगी, सड़कें अच्छी बनेंगी और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्लॉक टावर बना है, ये शहर की सुंदरता बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें शहर की सुंदरता बढ़ाएंगी और शहर जगमगाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बायोमेट्रिक मतदान प्रणाली को अनूठा बताते हुए कहा कि इससे फर्जी मतदान और एक से अधिक बार मतदान करने की घटनाओं में काफी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि केवल सही मतदाता ही मतदान कर रहा है। आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन निर्वाचन प्रबंधन निकायों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारत में मतदाताओं का बायोमेट्रिक लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सुदूर मतदान एक क्रांतिकारी कदम है जिससे नागरिक देश के किसी भी हिस्से में रहकर मतदान कर सकते हैं। ये व्यवस्था दिव्यांगों, बुजुर्गों और विदेशों में रह रहे भारतीयों को मतदान की सुविधा देती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली मतदान की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही मानवीय त्रुटियों को कम करने और वोट टैली करने की प्रक्रिया मजबूत करने में सहायक हुई है। All the voters, the process is on. We look forward to the successes of this, duly balanced with the right of privacy in rest of the countries, and we stand to learn from them. Equally revolutionary presentation was on remote voting. This technology enables citizens to cast their votes from anywhere, breaking down traditional barriers for marginalized groups like persons with disabilities, defense personnel, citizens residing abroad, and by their inclusion, these elections become far more inclusive. गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिसार में 2 रूटों पर प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा योजना के तहत बस चलाने की शुरुआत होने जा रही है। शहर में चलने वाली 5 नई इलेक्ट्रिक AC बसें आज बस अड्डा परिसर में पहुंची। इसके बाद दोनों रूटों पर बसों का सफल ट्रायल किया गया। 26 जनवरी को राज्य मंत्री गौरव गौतम इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हिसार रोडवेज महाप्रबंधक मंगल सेन ने बताया कि शहर के 2 रूटों का पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया गया है। बस अड्डे से डाबड़ा गांव और मुकलान गांव के बीच ये बसें दौड़ती नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए बस का किराया 10 से लेकर 20 रुपए तक रखा गया है और बस स्टॉप्स को भी तय कर लिया गया है। ये बसें रोजाना आने जाने वाले यात्रियों का सफर सुहाना बनाएंगी। बसें आई हुई है जो कि AC बसें हैं, तो इसके शुरुआत के पायलट बेसिस पे हमने 2 रूटों का सर्वे किया है। 2 रूटों पे 5 बसों का आवागमन होगा। एक तो हमारा हिसार बस स्टैंड से अपने मुकलान की तरफ होगा जो सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से होते हुए जाएगा। दूसरा यहाँ से बस स्टैंड से हमारे रानी लक्ष्मीबाई चौक वहाँ से होते हुए डाबड़ा चौक और वहाँ पर लास्ट में हमारा आधार हॉस्पिटल होते हुए डाबड़ा गांव तक जाएगा। इसमें 2 रूट है, इनमें एक रूट में हमारे 14 और एक में 17 तकरीबन ये हमारे स्टॉपेज रहेंगे जो मेन है, जहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह या कोई मेन चौक है वो सभी कवर इसमें है। और इसमें जहाँ तक किराए की बात है तो इसमें पहले 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपये किराया रखा गया, उसके बाद हर 3 किलोमीटर पे इसमें बढ़ोतरी कर। से ही जो नगर निगम के भी स्टॉपेज बने हुए हैं उनको भी हमने इसमें संज्ञान में लेके बनाया ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जहाँ आवश्यकता अनुसार पब्लिक या उस
जहाँ पर विजिट कर रही है। जैसे हमारे शहर के मुख्य चौराहे हैं, कोई नज़दीक अस्पताल है, कोई और कार्यालय है, उन सब बातों को देखते हुए हमने स्टॉपेज फिक्स की। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर कहा कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की उपलब्धियों पर गर्व है। उनकी उपलब्धियां हम सभी को प्रेरित करती रहती हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कौशल, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसने बालिकाओं को सशक्त बनाने में योगदान दिया है। हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण दिन है। केंद्र सरकार द्वारा बेटियों को सशक्त बनाने के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान अनेक योजनाएं चलाई गई हैं और अनेक प्रयासों के माध्यम से बेटियों को सशक्त करने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य किए गए हैं। सरकार के प्रयासों से लिंग अनुपात बेहतर हुआ है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कहा है कि बेटियां अब हर क्षेत्र से आगे हैं और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। अब बेटियों को भी बराबरी का अवसर मिलने लगा है। समाज के अंदर बेटियों को भी लोग अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें अवसर उनको मिलने लगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 सालों में योग्यता के आधार पर 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देगी। सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के लिए योजना बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री आज लाडवा के IGN कॉलेज में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थान को 21 लाख रुपए अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं में अच्छे संस्कार, शिक्षा और नैतिक मूल्य के साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 79 राजकीय कॉलेज खोलने का काम किया। अब प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के दायरे में राजकीय कॉलेज स्थापित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश लगातार उन्नति कर रहा है। हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया है कि हमारी जो बेटी, ऐसी समाज की बेटी जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ती हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने मेधावी छात्रवृत्ति योजना चला करके उन बेटियों को अगर 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती है तो हरियाणा सरकार उनको 1,11,000 रुपए से सम्मानित करने का काम ये हमारी सरकार करती है और इसका बड़ा लाभ हमारी बेटियों को भी मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास उच्च शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनाया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बड़ी गति से काम किया है। देश भर में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संविधान सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में संविधान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने पर जन जागरण के लिए देश भर में मुहिम छेड़ी है ताकि आमजन संविधान के दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो सकें। तो हमने पूरे देश के अंदर उस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया और अब ये 26 जनवरी तक इसका समापन गणतंत्र दिवस पे हम करने जा रहे हैं। लोगों को, देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ क्रॉस कर गई है, परंतु मुट्ठी भर लोगों को ही संविधान की जानकारी है।
संविधान के अंदर हमें जो जो शक्तियां मिली हैं और शक्तियों के साथ साथ जो जो हमारे को जिम्मेवारियां मिली हैं, ड्यूटीज मिली हैं, उसकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान नहीं है। और सबसे गौरवमयी संविधान हमारा है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे बड़ा, दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे लेंथी संविधान भी हमारा है और दुनिया का जीवंत संविधान भी हमारा है। इसका चर्चा बने, लोगों तक बात जाए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा अभियान हमारी केंद्र की सरकार ने चलाया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि जब प्रधानमंत्री ने ये मुहिम पानीपत से आरंभ की थी उस समय प्रदेश के 50% जिलों में लिंग अनुपात कम होना काफी चिंताजनक था। आज इस मुहिम के सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रदेश के लिंग अनुपात में काफी सुधार आया है। के चलते और देश के प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा इंसेंटिव ना लेते तो आज बेटियों की संख्या 1000 लड़कों के मुकाबले में 950 से ऊपर चली गई है हमारी। ये सिर्फ उसी अवेयरनेस का, उसी कानून और उस जागरूकता का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण देश के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को जहां जीने का अधिकार दिया वहां उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, उनके रोजगार का प्रबंध हो और उनको भी पूरा सम्मान मिले, इस बात की चिंता माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने की। अंबाला में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से पहले केंद्रीय विद्यालय 1 में स्कूली बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों में परीक्षा तनाव को कम करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां भी कराई गई। इस प्रतियोगिताओं को लेकर छात्रों के बीच भारी उत्साह देखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। साथ ही ये छात्रों को उनके सोचने समझने की क्षमता और ज्ञान को जांचने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करती है। केवी के अध्यापक वी.के. शर्मा ने बताया कि विभिन्न स्कूलों से करीब 100 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। बच्चों को परीक्षा पे चर्चा के कुछ एपिसोड भी दिखाए गए। इसके बाद 10 स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने लिखित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता से ये संदेश दिया गया कि बच्चों में परीक्षा का भय ना हो और परीक्षा से भयभीत होने की बजाय वे इसे उत्सव की तरह मनाएं। पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहे हैं। तो अभी ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो अभी वहां से कुछ विजुअल्स कुछ देख के आए हैं, तो वो जो है इनको हमने यहाँ कुछ एपिसोड दिखाए हैं। उन एपिसोड्स के बिहाफ पर यहाँ पर इनका एक रिटन क्विज होगा। तो ये सभी मिलकर के इस प्रतियोगिता में यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक तरीके से संदेश दे रहे हैं कि परीक्षा का जो भय है ना, उसको भय ना समझा जाए। स्कूलों से आए विद्यार्थियों का कहना था कि ये एक अच्छी पहल है। इससे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और बेहतर परीक्षा परिणाम आते हैं। प्रश्नोत्तरी ने उन्हें अपनी कमजोरियां और ताकतों का आकलन करने का मौका दिया। साथ ही उन्हें सीखने का अवसर भी मिला है। दिखाए गए जिसमें उन्हें अच्छे अलग अलग भारतीय सेनानियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिल सकती है, क्योंकि ये सेनानियों की वीर गाथा दिखाने के लिए हमें 3 पात्रों का इस्तेमाल किया गया। जिस परीक्षा पे चर्चा के बारे में बताया गया और इसमें ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें सभी विद्यालय के बच्चे आते हैं और अपने विचार देखते हैं और हमें इस कार्यक्रम में हमें अनेक वीर पुरुषों के बारे में बताया गया। सरकार ने अंबाला छावनी के विभिन्न क्षेत्रों की 10 सड़कों की मरम्मत के लिए मंजूरी प्रदान की है। पिछले वर्ष जून में इस 10 सड़कों की मरम्मत के लिए एस्टीमेट भेजा गया था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि इन सड़कों की मरम्मत के लिए 4 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत से स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा और वाहनों की राह आसान होगी। अंबाला क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं। छावनी की मुख्य सड़कों के अलावा संपर्क मार्गों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। अंबाला छावनी में रिंग रोड भी तैयार हो रही है। लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 40 किलोमीटर लंबी ये रिंग रोड 5 नेशनल हाईवे को टच करेगी। इससे क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। रिंग रोड से वाहन चालक शहर में दाखिल हुए बिना ही एक हाईवे से दूसरे हाईवे पर आ जा सकेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।